नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और बिहार की धरती से एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या बिहार की राजनीति 360 डिग्री बदलने जा रही है? इस पूरे मसले पर और हम थोड़ी सी चर्चा नितिन नवीन की नई टीम पर भी करेंगे। पैमाना काबिलियत था या पैमाना कुछ और था? हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म। धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, जो सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा में जाके शपथ ग्रहण कर लिया, ऑफिशियली वो विधायक बन गए हैं। प्रशांत किशोर के शपथ लेने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल बार बार निकलकर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करने वाले तेजस्वी यादव, यानी चुनाव लड़ो और फिर बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ, छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो। चुनाव तो बिहार की जनता जब मौका लगेगा तब जिता ही देंगे। अचानक प्रशांत किशोर के विधायक बनते ही या विधानसभा में घुसने के साथ ही ये तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार से ब्लॉक अध्यक्ष को, ब्लॉक स्तर के नेताओं को, जिला स्तर के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, इन सबको पटना क्यों बुला लिया है? इसका जो घोषित मकसद क्या है और जो अघोषित मकसद क्या है? यानी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है क्या? क्या मकसद है इसका? देखिए, घोषित मकसद तो यही है कि छात्रों के साथ बहुत बहुत अत्याचार हो रहा है, उनकी परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो एकेडमिक सेशन है वो टाइमली नहीं चल रहे हैं। ये और इसकी वजह से पूरे देश में छात्र आंदोलित हैं और हम छात्रों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए राजभवन का घेराव करेंगे। तो ये राजभवन की तरफ मार्च करना है, जाकर के राजभवन मार्च करके वहां अपनी बातें कहनी है। ये घोषित जो उन्होंने कहा उसका जो मकसद ये घोषित मकसद ये है। और उसमें ये भी आप समझिए कि उन्होंने जितना लूज किया है, जितना गंवाया है या जो कमी रह गई है उस कमी की भरपाई करनी है। ये आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, छात्र इतने दिनों से आंदोलित हैं, इतने दिनों से पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ या झारखंड में हुआ। झारखंड में अभी आप बिहार में राजभवन का घेराव कर रहे हैं, राजभवन को लेकर के आप जाएंगे मार्च करने और आप झारखंड के मसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ राहुल गांधी का सवाल नहीं है, ये तेजस्वी यादव का भी सवाल है। उनकी पार्टी के भी 4 एमएलए हैं, जिसमें एक एमएलए मंत्री हैं झारखंड सरकार में, और झारखंड सरकार की तरफ से जो टीम बनाई गई है उस टीम की तरफ से आप बात भी कर रहे हो। उस टीम में संजय यादव है भी जो आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं। तो आप वहां, आप, हम नहीं कह रहे कोई भी नेता अपनी पार्टी के सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं बैठता, आंदोलन नहीं करता है, लेकिन छात्रों के साथ आपकी सहानुभूति कहाँ है, छात्रों के साथ आपकी एकजुटता कहाँ है, उनके कंसर्न से आपकी एकजुटता कहाँ है? क्या आपने फोन उठा करके कहा हेमंत सोरेन को कि भाई समाप्त करवाइए, ये बहुत खराब हो रहा है? तो आप नहीं कर रहे हैं। तो एक तो जो अभी तक आपकी कमी रह गई, आप जंतर मंतर के समय भी गायब थे। जब जंतर मंतर में 20 जुलाई को यहाँ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के बाद वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया, उनके ऊपर जबरदस्त पुलिस की कार्रवाई हुई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन से गोली दागी गई। उसके बाद अगले 3 दिन तक बिहार भी बहुत आंदोलित था। पटना में छात्र सड़कों पर उतरे, सिवान में छात्रों ने प्रदर्शन किया, बिहार में सब जगह हुआ, कई जगह हुआ, और कहीं भी आरजेडी नहीं दिखी। तेजस्वी यादव तो थे ही नहीं, तेजस्वी यादव तो देश में ही नहीं थे। वो पूरा विधानसभा का सत्र उन्होंने मिस किया, मानसून सेशन एक ही हफ्ते का था लेकिन उन्होंने मिस किया। तो उस समय आप गायब थे, तो उसकी भरपाई करनी है आप। एक जो हम घोषित मकसद अभी जो दिख रही है, जो चीजें पहले आपने प्रशांत किशोर से शुरू किया, उनका क्या इंपैक्ट है वो हम लोग इसके आगे बात कर लेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, उस समय आपको लोग खोज रहे थे। और एक होता है रिलेटेबल होना। तेजस्वी यादव उम्र के हिसाब से सबसे ज्यादा रिलेटेबल हो सकते हैं इस पीढ़ी के साथ जो आंदोलन कर रही है। उम्र के आधार पर आप 35-36 साल, 37 साल, 36 साल उनकी उम्र है। बाकी सारे नेता उनसे ज्यादा उम्र के हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान हो या दूसरा कोई भी हो। लेकिन आप नौजवानों के उस आंदोलन में हमेशा गायब हो जाते हैं। प्रशांत किशोर को आज जो जो उनको क्रेडिट मिल रहा है, वो इसका भी क्रेडिट मिल रहा है कि बीपीएससी के छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तो प्रशांत किशोर ने आंदोलन किया, अनशन पर बैठे, गांधी मैदान में अरेस्ट होकर के गए, वहां भी एक मोरल स्टैंड लिया गांधी की तरह से कि हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, हम उठ के वहां से आ गए, आप हमको जेल में डालिए, थाने में डालिए, हम हमारा सविनय अवज्ञा है, हम आपसे आपके आदेश नहीं मानेंगे, हम बिना शर्त अगर आप हमको छोड़ते हैं तो छूटेंगे, हम जमानत नहीं लेंगे। तो ये प्रशांत किशोर ने एक आइडियलिस्ट स्टैंड लिया था। तेजस्वी यादव कहाँ थे? उस समय भी नहीं थे। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं अभी जो पिछले 2-3 महीने में, उन सब की भरपाई उनको करनी है। उन सब के एक ही बार में उन सब की भरपाई वो चाहते हैं कर दें। ये पॉलिटिक्स में ये भी बहुत गलत स्ट्रेटजी है संतोष जी, चाहे कोई भी नेता अपनाए। राजनीति निरंतरता की बात होती है, उसमें कंटिन्यूटी की बात होती है, कितना आपके जो एक्शंस है उसमें कितनी कंटिन्यूटी है।
वो नहीं दिखती। आप वो आते हैं वन ऑफ एक बड़ा भारी आंदोलन कर दिया। आप देखिए आरजेडी सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, उसका अपना बड़ा वोट बैंक है। तेजस्वी यादव आंदोलन करेंगे तो भीड़ बहुत जुट जाएगी, आंदोलन काफी सफल भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी नहीं बना के रखेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपकी पॉलिटिक्स में, तो फिर आप लूज कर जाएंगे। आपको कोई एक बिग बैंग नहीं चाहिए किसी को। लगातार आप लोगों के दुख सुख में खड़े हुए, छात्रों के दुख सुख में खड़े हुए, उनकी परेशानियों में आप खड़े हुए, तब जाकर के होगा, तब आपकी कंसिस्टेंसी दिखेगी, तब आपको लोग नेता मानेंगे। अब वो कंसिस्टेंसी की कमी रही है, उसकी भरपाई के लिए आपने एक मेगा इवेंट प्लान कर दिया कि 19 अगस्त को हम लोग राजभवन की तरफ मार्च करेंगे। देखिएगा पटना की सड़कें जाम हो जाएंगी, उनके हजारों हजार समर्थक पहुंच जाएंगे और पटना की सड़कें जाम हो जाएंगी। बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका फॉलोअप नहीं होगा, कल आप उसके बाद 19 अगस्त के बाद अगर 20 को आप कुछ नहीं कार्यक्रम करते हैं, 21 को नहीं करते हैं, 22 को नहीं करते हैं, तो फिर उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, वो सारा इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अभी लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं। आज ही देखा, हम लोगों ने देखे, आपने भी खबर देखी होगी कि यूजीसी नेट का पेपर भी कैंसिल हो गया। अब सितंबर में उसकी परीक्षा होगी। तो कोई परीक्षा, हर दूसरी परीक्षा रद्द हो रही है। इसमें ये तो लापरवाही की हद थी जिसकी वजह से नेट यूजी की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है। तो नीट यूजी से लेकर के और ये आपका नेट यूजीसी नेट की परीक्षा हो। एक और साथ ही हम आज खबर देखे हैं कि टाइपिस्ट का टेस्ट हो रहा था महाराष्ट्र में, टाइपिस्ट का, आप समझिए कलर की बहाली के लिए, वो भी ठीक से नहीं हो सका। वहां भी पुराना और खराब कीबोर्ड दे दिया गया टाइपिंग के लिए, खराब स्क्रीन दे दी गई और छात्रों ने आंदोलन किया। अभिजीत दीप के जाकर के उस आंदोलन में वहां छात्रों के साथ खड़े हुए। तो टाइपिस्ट से लेकर के और प्रोफेसर चुनने वाले नेट, यूजीसी नेट की परीक्षा से लेकर के डॉक्टर चुनने वाले नीट की परीक्षा तक, एक भी परीक्षा सरकारी एजेंसियां ठीक से नहीं करा रही। और तेजस्वी यादव उसके बाद एक वन ऑफ एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। अगर वो अड़े रहेंगे, अगर वो जमीन पर रहेंगे, छात्रों के साथ खड़े होंगे, तभी कोई लाभ होगा। एक तो हमारा ये एक जो पूरे आंदोलन में आपने कहा कि वो क्या मकसद, या हम इस घोषित मकसद में ही इसको मान रहे हैं जो वो करने जा रहे हैं। आगे क्या करना चाहिए उसकी भी हमने अपनी तरफ से एक सलाह दे दी है, मुफ्त में जो है लेना होगा तो ले ही लेंगे। अब आपने कहा कि अघोषित क्या है, मतलब पर्दे के पीछे की क्या बात है। तो ये आपने जहां से शुरू किया, वो पर्दे के पीछे की बात, पर्दे के पीछे की जो उनकी राजनीतिक चिंता है, वो प्रशांत किशोर है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने, अभी हम लोग लगातार इस बात की चर्चा करते रहे बांकीपुर के चुनाव के बीच में कि वो चुनाव जीते चाहे हारे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़ रहे हैं, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद चुनाव में अगर वो नंबर 2 भी हो जाते हैं, आरजेडी डिस्टेंट नंबर 3 होती है, तो वो नेचुरली बिहार की जनता के इमेजिनेशन में सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर का स्पेस कैप्चर कर लेंगे। वो बिहार की जनता के इमेजिनेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन का जो स्पेस होता है, वो प्रशांत किशोर ने कैप्चर कर लिया। आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन डी फैक्टो नेता प्रतिपक्ष प्रशांत किशोर है। जनता की आवाज उठाने के मामले में कहिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहिए, कितनी जगह कितने कांड अभी हो गए। देखिए रोशन यादव के यहाँ अभी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, हिरासत में मौत के बाद प्रशांत किशोर ने कर दिया। प्रशांत किशोर ने उनके बारे में जो एक नेता को करना चाहिए सब काम उन्होंने कर दिया। तो ये हर जगह प्रशांत किशोर के पीछे पीछे आप जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। जब भरत तिवारी के यहाँ नहीं गए या बंटी यादव के यहाँ भी प्रशांत किशोर पहले गए, आप बाद में गए, तो आप पहले, आप जहां हर जगह एक सरकार के खिलाफ कोई भी स्टैंड लेने में हर जगह जहां प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, आप उसके बाद पहुंचते हैं। तो ये अपने आप एस्टेब्लिश होती जा रही है इतने लोगों के दिल दिमाग में कि प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष हो गए या विपक्ष की आवाज प्रशांत किशोर हो गए। तो ये चिंता तेजस्वी यादव को हो गई है। अभी आपने एक सुना होगा उनका बयान जो बांकीपुर के बाद उन्होंने दिया था। बांकीपुर के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आज पहला सोमवार है, पहला सोमवार था सावन का उस दिन। तो अब फिर उसके बाद उस दिन तो उनको लग रहा था कि बहुत हल्के में है, ये कोई बात नहीं है, मतलब हम कोप कर लेंगे। लेकिन उसके बाद के 10 दिन का जो घटनाक्रम है, उस 10 दिन में जो इनको फीडबैक मिली होगी तेजस्वी यादव को, संतोष जी ग्राउंड से, जो हम लोग को भी मिल रही है, आपको भी लोग बता रहे होंगे, अचानक लोगों की जिज्ञासा प्रशांत किशोर में बढ़ गई है। हर व्यक्ति उनके बारे में जानना चाह रहा है, हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाह रहा है। देखिए एक अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, बल्कि एकदम अभी कंसीव करने की स्थिति में है। हम अभी आपके सामने, आपके चैनल पर कई खबरें हमने पहले बताई भी है जो बाद में हुई हैं खबरें, लेकिन अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में है। फिर भी इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि अगर परिवार में सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो रोहिणी आचार्य जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं।
जिस तरह से भाई बहन का रिश्ता प्रशांत किशोर और रोहिणी आचार्य का जुड़ रहा है, जिस तरह की बातें सार्वजनिक स्पेस में आ रही हैं कि वो उनकी राजनीति को बहुत अच्छा मान रही हैं बिहार के संदर्भ में, और प्रशांत किशोर भी उनके प्रति बहुत सद्भाव रख रहे हैं। तो अब सोचिए कि लालू यादव को किडनी देने वाली अगर उनकी बेटी पार्टी छोड़ करके प्रशांत किशोर के साथ चली जाए तो ये कैसा भूकंप लाने वाली बात होगी बिहार की राजनीति में। पुलिस चुनावी असर बाद में होगा, हम पहले भी राजनीति की बात कर रहे हैं। तो अभी वो नहीं जा रही है, अभी परिवार की तरफ से उनको मनाने की कोशिश होगी, तेज प्रताप को भी मनाने की कोशिश होगी। तेज प्रताप ने तो बांकीपुर में समर्थन ही दे दिया था प्रशांत किशोर को। तो हम परिवार को, ये परिवार की बात है, पार्टी के तो दर्जनों बल्कि सैकड़ों नेता तैयार बैठे हैं प्रशांत किशोर के साथ चले जाने के लिए। यादव समाज के लोग हैं, जो पुराने लालू यादव के जमाने से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग तैयार बैठे हैं चले जाने के लिए। तो आपने जो कहा पार्टी टूटने की बात, ये यहीं से शुरुआत होती है कि पहले कोई जरूरी नहीं है कि एकदम, चूंकि प्रशांत किशोर बीजेपी की तरह के न पार्टी है न उनकी अभी ऐसी वो हैसियत है कि एकदम से जिसको वर्टिकल स्प्लिट कहते हैं वो वर्टिकल स्प्लिट करा दें कि आपके 4 एमपी हैं तो 3 उसमें चले जाएं, आपके 24-25 एमएलए हैं तो उसमें से 18-20 चले जाए। ये बीजेपी कराती रही है। अभी प्रशांत किशोर के पास ऐसा नहीं है और वो कराएंगे भी नहीं ऐसा, इसलिए उस लेवल के स्प्लिट की बात तो नहीं होगी। लेकिन अगर जिलों में आपके संगठन के लोग छोड़ने लगते हैं, प्रखंड में आपके संगठन के लोग छोड़ने लगते हैं, आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी रहे वो लोग छोड़ने लगते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जाकर के ज्वाइन करते हैं, या अभी से ही आपके प्रति उनका डिस्कंटेंट शो होने लगता है, तो ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात हमारी नजर में, या जो भी पॉलिटिक्स ग्राउंड पर देखता है उसकी नजर में ये ज्यादा चिंता की बात होती है कि आदमी आप अंदर से नीचे से कमजोर होने लगे। ऊपर आप बनाए ही रखे, विधायक की कोई बात नहीं है, जिस समय टिकट बंटने की बात होगी वो दूसरी जगह से जाके टिकट ले लेगा। जो ताकत होती है संगठन की डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, प्रखंड के स्तर पर, जिला और पंचायत के स्तर पर, वहां से अगर आप कमजोर होने लगते हैं तो आप उस कमजोरी को नहीं दूर कर सकते हैं। नींव आपकी ढहने लगेगी, तब आप ऊपर की इमारत कितनी भी खूबसूरत हो आप नहीं बचा सकेंगे। एक बात यहाँ अजीत जी कही जाती है कि बड़ा एक बहुत ही पुराने और बुजुर्ग नेता उन्होंने कहा कि भैया अब तक तो हम लोग तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे थे, अब हालत ऐसी आएगी कि तेजस्वी यादव हमें ढूंढेंगे। आपने जैसा कहा कि बहन जा सकती हैं, भाई जा सकते हैं, फिर परिवार में और भी बाकी लोग हैं वो भी अगर जा सकते हैं। वो तो प्रशांत किशोर अगर दरवाजे पूरी तरह से खोल दे तो हो सकता है कि शायद ये विधायकों का भी बहुमत चला जाए। क्यों? क्योंकि वो जिस नेता से मिलना चाहते हैं वो नेता अवेलेबल नहीं है। अगर पार्टी का अपना ही नेता अवेलेबल नहीं है तो क्या उस कंडीशन से बचने के लिए तेजस्वी यादव ने तमाम लोगों को पटना बुलाया, राजभवन घेराव करेंगे, और सिर्फ जैसा आपने कहा कि उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन के बाद क्या करेंगे, ये जो सिंबलिक प्रोटेस्ट है, क्योंकि जैसे ही आप यूट्यूब पे जाइए या डिजिटल वेबसाइट पे जाइए, आप सर्च डाल दीजिए बिहार और उसके बाद कई खबरें आ जाती है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में बैठे हुए हैं बच्चे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धार्मिक स्थलों पे भगदड़ मच रही है, बड़े बड़े आपराधिक वारदातें हो रही हैं। बिहार सही मायनों में शायद जंगल राज के मुहाने पे खड़ा है या जंगल राज को क्रॉस कर चुका है, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। और ऐसे समय में विपक्ष का नेता, जिस पर ये टैग लगा दिया गया था उनके माता पिता के शासन के कारण, वो पूरी तरह से नदारद रहता है। आज के प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण के बाद अब ये सवाल मैं एक दूसरा पूछना चाह रहा हूं। 90 के बाद एक सामाजिक न्याय का आया कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी जाति के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हकीकत में है कि 90 से लेकर 2025 या 26 भी काउंट कर लीजिए, वो जाति के मुख्यमंत्रियों ने उस जाति का कितना भला किया, इसमें एक बड़ा सवाल है। तो सामाजिक न्याय, अब क्या सामाजिक न्याय का एक दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जब वहां का जैनजी कहेगा कि ठीक है मैं दलित हूं, ठीक है मैं ओबीसी हूं, ठीक है मैं कोयरी हूं, कुर्मी हूं, कुशवाहा हूं, तमाम समीकरण एक तरफ रखते हैं, लेकिन वो नेता जो सिर्फ विधायक बनकर अगर 10,000 नौकरी दिलवा पा रहा है तो क्या हमें उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या बिहार की राजनीति अब 360 डिग्री नहीं घूम रही है जाति से इतर जाकर? देखिए, ये अभी हम लोग उम्मीद करें, हम लोग, अच्छा आपकी बात सही हो, भगवान करें। और ये अगर राजनीति इस तरह से बदलती है, हम लोग पीछे कहीं एक सेमिनार में या कहीं एक बातचीत में चर्चा कर रहे थे कि समाजवाद के जो पुराने तमाम चेहरे हैं वो सारे चेहरे अब एक एक करके नेपथ्य में जा रहे हैं, हट रहे हैं, या उनका निधन होता जा रहा है, या राजनीति मुख्य धारा की राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। लालू यादव चले गए, नीतीश कुमार चले गए, मुख्य धारा की राजनीति से तो चले ही गए, अब तो उनकी सेहत भी नहीं है वैसी। शरद यादव का निधन हो गया, एचडी देवगौड़ा अपना राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करके चले गए, अपने पथ में चले गए एचडी देवगौड़ा। मुलायम सिंह यादव का पहले निधन हो गया है। तो तमाम जो पुराने समाजवादी चेहरे थे वो हट गए, लेकिन जो समाजवाद का विचार है
वो विचार पहले के मुकाबले अब ज्यादा मजबूती से स्थापित हो रहा है, विचार स्थापित हो रहा है, और विचार महत्वपूर्ण होता है, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं होते। देखिए राम मनोहर लोहिया बिहार झारखंड में वैश्य समाज जो है ओबीसी में आता है, लेकिन बाकी पूरे देश में वो अगड़ी जाति में आता है, तो वो अगड़ी जाति के ही थे। उनके विचारों की लड़ाई होती थी, मधु दंडवते से लेकर के, मधु लिमये से लेकर के, राजनारायण से लेकर के और जेपी तक, तमाम जो पुराने बिहार में भी जो बड़े समाजवादी लीडर हुए, रामानंदन मिश्र से लेकर के, ये रामानंदन मिश्र से लेकर रामानंद तिवारी और शिवानंद तिवारी तक अनेक नेता अगड़ी जाति के ही रहे, लेकिन विचारों के लिए उनकी प्रतिबद्धता रहे। और विचार क्या है? विचार ये है कि एक विषमता जो समाज में है, सोसाइटी में है, वो दूर हो। तो ये जो विचार है समाजवाद का, ये विचार अगर रहता है, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जीवन मिले लोगों को, वेतन उनका अच्छा हो, अच्छी हवा पानी मिले, उनके रहने की व्यवस्था हो, अफोर्डेबल हाउसेज हो, अफोर्डेबल एजुकेशन हो, अफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम हो, ये आज का विचार है, पूरी दुनिया का विचार है। ये पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क का मेयर भी इसी को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, और वो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के नाम पर चुनाव जीत के न्यूयॉर्क का मेयर बन गए जोरान ममदानी। तो ये पूरी दुनिया का विचार है, ये आवास दीजिए उनको, अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधा। अगर ये विचार रहता है तो फिर चेहरा वो नहीं इंपॉर्टेंट होगा, फिर लोग नहीं बताएंगे कि प्रशांत किशोर जो है इनका टाइटल पांडे है, और आप बताते रह जाएंगे, इसके बावजूद लोग उनको चुन देंगे, क्योंकि उनके वो जिस विचार को, उस समाजवाद के मूल विचार को लेकर के आ रहे हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी लोक कविताएं सब रश्मि रथी और तमाम पढ़ी जाती है, उनकी दो पंक्ति है जो समाजवाद का पूरा सार है उसमें, संतोष जी, कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो ये समाजवाद के विचार का क्रक्स है, दो लाइन, ये नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अगर ये सिद्धांत लेकर के और इस विचार पर वो काम करते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी कि लोग उनके पीछे आएंगे, लोग उनको वोट देंगे। हर व्यक्ति देख चुका कि अगर यादव मुख्यमंत्री हुआ तो प्राइड लेना छोड़ दीजिए, अगर लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही तो यादव समाज को जो प्राइड मिला, उस प्राइड को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा क्या मिला उनको। और फिर जब वो चले गए तो उस प्राइड से तो काम नहीं चल रहा है। उनका और उनके बच्चों का जीवन बेहतर करने के लिए क्या करके गए लोग, कोई भी नेता। तो इस वजह से कास्ट अगर उसका बैरियर टूट जाता है, और आज देखिए प्रशांत किशोर ने शपथ लेकर के और तमाम लोगों के नाम लिए, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से शुरुआत की, श्री बाबू से भी शुरू कर सकते थे, अनुग्रह नारायण से भी शुरू कर सकते थे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से उन्होंने शुरुआत की, और उन्होंने सबके नाम लिए, लालू यादव का भी नाम लिया, नीतीश कुमार का भी नाम लिया, सुशील मोदी का भी नाम लिया। इनमें से नीतीश कुमार और सुशील मोदी और लालू यादव का तो वो घनघोर विरोध करते रहे। सर्वाधिक विरोध अगर किसी ने सड़क पर और मीडिया में किया इन तीन नेताओं का तो प्रशांत किशोर है। लेकिन आज शपथ लेने के बाद उन्होंने इन तमाम विभूतियों, तमाम महापुरुषों के नाम लिए, कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह और लालू यादव, नीतीश कुमार और अपने सुशील मोदी, हर व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया। कास्ट का आप देख लीजिए, हर कास्ट का उन्होंने जिक्र कर दिया, हर अति पिछड़ा सब आ गए इसमें, अगड़े सब आ गए इसमें, सबका नाम लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिस सदन में रहे हो, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये एक असल रियल सेंस में जब आप नेता बन जाते हैं तो ये इस तरह की बातें आपको करनी होती है, समावेशी बातें करनी होती है। सिर्फ आपको हमेशा आप वोट की राजनीति करते रहेंगे तो एक समय के बाद लोग ऊब जाते हैं। हमेशा वोट की बात नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको समावेशी राजनीति की बात अपने हर आचरण से दिखानी होगी। ये दिखाया है प्रशांत किशोर ने, और बातें वो जो करते हैं वो हम लोग सब जानते हैं। स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो अगर समावेशी राजनीति करते हैं और एक एजेंडा लेकर के चलते हैं सबके विकास का, तो कोई जरूरी नहीं है कि चेहरा लोग देखें, उनके मुखौटा लगा दीजिए उनके चेहरे पर आप राम मनोहर लोहिया का, और चुनाव जितवा। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि तमाम सरकारों के आने के बावजूद जब इस सच्चाई का पता लगता है कि वहां आज भी ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं हो पा रहा है, तो फिर लगता है कि नहीं, बहुत बड़े क्रांति की जरूरत है शांतिपूर्ण तरीके से। बिहार में निश्चित तौर पर अब तेजस्वी यादव के लिए संकट है, पार्टी ही नहीं परिवार भी बचाना है। लेकिन आज एक लिस्ट आई है अजीत जी, ये 6 पेजों की लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के नए टीम की, नितिन नवीन के नए टीम की। हालांकि आधी अधूरी लिस्ट है, अभी संसदीय बोर्ड आना है, चुनाव समिति आना है और मार्गदर्शक मंडल भी आना है। अभी मार्गदर्शक मंडल में सिर्फ 4 ही नेता हैं। जो मेरे पास खबर है कि मार्गदर्शक मंडल का भी विस्तार होना है। इस लिस्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो नितिन नवीन की नई टीम है? देखिए, ये इसमें सिर्फ एक दिलचस्पी वाली चीज हमारी नजर में महासचिव पर होती है, क्योंकि मुख्य भूमिका जो है संगठन में महासचिव निभाते हैं। बाकी 1-2 और प्रकोष्ठ छोड़ दें तो वो उनकी जिम्मेदारी रहती है। बाकी सब ऐसे
बनाए जाते हैं, चूंकि पार्टी का संविधान है, पार्टी के संविधान के हिसाब से इतने पद क्रिएट किए गए हैं, उन पदों पर लोग रखे जाते हैं। 13 महासचिव हैं, क्या काम हो, 13 उपाध्यक्ष है, लेकिन अब इन उपाध्यक्षों का क्या काम होता है? आमतौर पर किसी भी पार्टी में उपाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो उपाध्यक्ष के पास कोई काम नहीं होता। हम लोग हंसी मजाक में बिहार में जब राजनीति करते थे, शुरू में हम लोग राजनीतिक सक्रियता थी हम लोगों की, तो हम लोग कहते थे कि उपाध्यक्ष का मतलब चुपाध्यक्ष होता है। तो वो उपाध्यक्ष ऐसे बनाए जाते हैं। पहले जितने लोग मुख्यमंत्री पद से हटते थे, तो एक अनरिटन रूल था बीजेपी में कि वो मुख्यमंत्री पद से हटेगा या हटाया जाएगा तो उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो वसुंधरा राजे भी उपाध्यक्ष थी, शिवराज सिंह चौहान भी उपाध्यक्ष थे, रघुवर दास भी उपाध्यक्ष थे, तो सब लोग उपाध्यक्ष बना दिए जाते थे। जिम्मेदारी किसी के पास कोई नहीं दी जाती। इतने वर्षों से उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, तो क्या जिम्मेदारी मिली उनको? कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है संगठन की, कहीं चुनाव लड़ाने की या किसी प्रदेश का संगठन देखने की। तो 13 उपाध्यक्ष है, और महिला कोटा पूरा करने के लिए 6 महिलाओं को उसी में रख दिया गया है। टोटल टीम में 12 महिलाएं हैं, जिसमें से 6 महिलाओं को उपाध्यक्ष ही बना दिया गया। अब आप रहिए, मतलब महिला का कोटा भी पूरा हो गया और आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से किसी को किसी बड़े राज्य का प्रभारी बना दिया जाएगा उपाध्यक्ष के नाते और जाकर के वो महिला चुनाव लड़ेगी। ऐसा बीजेपी नहीं करती है। करे तो बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन होता नहीं है जनरली। जो अच्छा संगठन जो महामंत्री हैं वो बीएल संतोषी रह गए, और जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं वहां सौदान सिंह की वापसी हुई है, जो पहले उपाध्यक्ष थे वहां उनकी वापसी हुई है, और शिव प्रकाश जी हैं 2 लोग। तो ये तीनों पद उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास पहले रहे हैं। महासचिव में 2 लोग रिपीट हुए हैं, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, बाकी नए नाम है। अब नए नामों में ये एक ऐसा हमको लगता है संतोष जी की बीजेपी की एक जिद है कि जो जिसका नाम बड़ा हो गया है, जिसका बड़ा एक्सपोजर हो गया है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान जिसने बना ली है, वैसे व्यक्ति को संगठन में पद नहीं देना है। अपवाद के रूप में एक आध दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं देना। जैसे स्मृति ईरानी को दी गई, कोई जिम्मेदारी दी गई, और ये अच्छी जिम्मेदारी है। हमारा मानना है कि स्मृति ईरानी को किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले वो बेहतर भूमिका निभा सकती है। एकमात्र महिला है महासचिव, 8 महासचिवों में एकमात्र महिला है। संगठन महासचिव को जोड़ लीजिए तो 9 महासचिवों में एकमात्र महिला है, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता प्रमाणित की है। वो उनको जो टफ टास्क दिया जाता है उसको वो निभाती हैं। वो राहुल गांधी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ी, 1 बार जीती, 1 बार हराया उनको। तीसरी बार अमेठी में जरूर वो हार गई चुनाव, लेकिन आपने देखा होगा अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम सब ने देखा जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, जनता के बीच गई, स्कूटी पर बैठ करके, पैदल गए, बैठ के जिस तरह से धारा प्रवाह उन्होंने बांग्ला बोल करके लोगों को इंप्रेस किया, लोगों को जोड़ा। वो एक नेक्स्ट लेवल की राजनीति, नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिशियन है वो। अब जब अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, वो उत्तर प्रदेश में भी कैंपेन करेंगी और पंजाब में जाएंगी तो धारा प्रवाह पंजाबी में बोल के कैंपेन करेंगी। गुजरात में वो गुजराती बोल करके कैंपेन करती है धारा प्रवाह, और महाराष्ट्र में मराठी बोल करके। तो ऐसा मल्टीलिंगुअल पॉलिटिशियन, लगातार टफ टास्क लेने वाला, ऐसी एकमात्र नेता वो हमको दिख रही है। बाकी आपने अच्छा बायोडाटा हो सकता है लोगों ने अच्छे काम किए। हरीश द्विवेदी का बायोडाटा, अभी हम एक टेलीविजन डिबेट में थे तो एक साथी ने बताया उनका, लेकिन अब हमारा है कि एक बड़ा नाम बना लिया था सुधांशु त्रिवेदी ने, तो क्यों नहीं बनेंगे? सुधांशु त्रिवेदी क्यों नहीं बनेंगे? अनलेस कि उनको मंत्री बनाया जाना है, लेकिन उनको बनाया जा सकता था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं राजनाथ सिंह के, उसके बाद प्रवक्ता है, सबसे बेहतरीन प्रवक्ताओं में से। तो ये है, रूढ़ी क्यों नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी क्यों नहीं बन सकते? स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, तो जो 3 महिलाएं बीजेपी के अपोजिशन में रहते, बीजेपी का पक्ष सबसे मजबूती से रखती थी, उनमें एक मीनाक्षी लेखी भी थी। तो निर्मला सीतारमण मंत्री हैं, स्मृति ईरानी की वापसी हो गई, मीनाक्षी लेखी कहाँ चली गई? 59 साल उनकी उम्र है, वकील है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन एकदम से रिटायर कर दिया गया। तो ये जो बीजेपी के अंदर की पता नहीं क्या नीति बनी है। अब बांसुरी स्वराज है, एक वकील है, अच्छी वक्ता है, लेकिन उनको जगह नहीं मिलेगी। आप कहीं और से खोज करके ले आएंगे किसी को, जिसको मध्य प्रदेश का आदमी है वो, उसको मध्य प्रदेश में अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने जिले के बाहर कोई नहीं जानता हो, उसको हम राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएंगे। ये जो बीजेपी की जिद है, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि भाई हर जगह मोदी को खुद जाना होता है। तो क्यों नहीं जाना होगा जब आप ऐसे लोगों को लेकर के आके बनाएंगे, अपने संगठन में पद देंगे? तो एक तो ये जो जिद है कि हम बड़े अच्छे जानकार लोगों को नहीं रखेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज जो है पीयूष गोयल का है, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पस है, जो कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहते, वो डिफेक्टो ट्रेजरर थे पार्टी के। चूंकि राजेश अग्रवाल जिनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, वो अपनी ड्यूटी को उम्र की वजह से और अपना एक्सपोजर की वजह से नहीं निभा पाते थे, तो पीयूष गोयल उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। आप देखना होगा कि मंत्रिमंडल में रहते हैं या हटते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है वहां। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि जो महासचिव हैं उसमें कई महासचिव ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको भी एडजस्ट कर लेने की एक जगह माफ करिएगा, उपाध्यक्ष, महासचिव नहीं, उपाध्यक्ष,
तो उपाध्यक्षों में महिलाओं को एडजस्ट कर देना है, बाहर से आए लोगों को एडजस्ट कर देना है, उसमें वैजयंत जय पांडा भी हैं, उसमें वो डी पुरंदेश्वरी भी हैं, उसमें एक और बाहर से आए हुए, 3 बाहर से आए हुए नेताओं को उसमें जगह दे दी गई है उपाध्यक्षों में। तो ये वहां एडजस्ट किया गया है उनको। राम माधव का आना एक है कि राम माधव को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, चूंकि वो संगठन का बड़ा काम करने वाले नेता रहे हैं। जो मंत्री हैं उनमें संदीप पाठक को रखना एक अच्छा दाव है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि संदीप पाठक मेहनती आदमी है, डाटा के आदमी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट ही नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने के मास्टर हैं, प्रशांत किशोर की तरह के, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। पंजाब में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी आम आदमी पार्टी की जीत में, कैंडिडेट चुनने से लेकर के और उनके लिए स्ट्रेटजी बनाने तक में। तो उनका बीजेपी अच्छा उपयोग करेगी तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात होगी। अनिल एंटनी भी है वहां, जो कांग्रेस के बड़े नेता ए के एंटनी के बेटे हैं। तो बाहर से आए हुए लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, जो 60 से ऊपर वाले भी काफी लोग हैं, और नए लोग भी लाए गए हैं। तो ये एक तरह का मिक्स है, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन टीम देख करके कहना यही एक, मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए संतोष जी, तो यही होगा कि फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही सब करना है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो टीम बना ही दी जाती है। नहीं, एक बात आपने कही, 2 नाम आपने जिक्र किए, मीनाक्षी लेखी उसी तरह से रिटायर हो गई जैसे रविशंकर प्रसाद हो गए, क्योंकि गलती से उन्होंने उनके नाम से सदन के अंदर एक बयान दिया गया था, जो बयान गलत था, जिसपे हंगामा हुआ। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मुझसे पूछा तक नहीं गया। गलती वो अधिकारियों की थी। एस जयशंकर ने चुप रहने को कहा, क्योंकि विदेश राज्य मंत्री थी, चुप नहीं रही मीनाक्षी लेखी। सदन में हम लोगों ने बयान भी लिया था, बाइट भी लिया था। उसके बाद उनकी विदाई हो गई और तब से शायद साहब उनसे नाराज है। बांसुरी स्वराज का जहां तक जिक्र है, जी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि शायद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात आपने जिक्र किया सुधांशु त्रिवेदी का, राजनाथ सिंह के दोनों करीबियों की छुट्टी हो गई है। एक तो उनके जो रिश्तेदार हैं अरुण सिंह, वो मुख्यालय प्रभारी भी थे, राष्ट्रीय महासचिव भी थे, छुट्टी हो गई है। और दूसरा, अपने सुधांशु त्रिवेदी अब प्रवक्ता रहते कि नहीं रहते, देखना पड़ेगा हमें जब लिस्ट आएगी दूसरी, लेकिन वो टीम में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के जो करीबी थे, जो उनके कोटे से राधा मोहन दास अग्रवाल आके राष्ट्रीय महासचिव बने थे, कई राज्यों के प्रभारी बने, उनकी भी छुट्टी हो गई। शायद योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड में आ सकते हैं। लेकिन मैं बिहार का अगर देखूं, एक आखिरी सवाल, जब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में जाता हूं तो मुझे बिहार से उसमें कोई नजर नहीं आ रहा। बाकी राष्ट्रीय महामंत्री में अगर आप आ जाता हूं, उसमें बिहार से कोई नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीय मंत्री पर अगर मैं आ जाता हूं तो इसमें बिहार से एक सिद्धार्थ शंभू है, और बस बिहार से सिर्फ एक नजर आते हैं। उसके बाद बाकी लिस्ट पर आ जाता हूं तो इसमें बिहार से आपको एक नजर आते हैं, और वो शायद ऋतुराज सिन्हा है। उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, बिहार से आने वाले ऋतुराज सिन्हा जी को, उनको एक हाँ, वो जिम्मेदारी दी तो गई अलग है। प्रकोष्ठों का सह प्रभारी बनाया गया उनको, हाँ, जो इनको अलग अलग प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक का इनको हाँ, सह संयोजक बनाया गया है। लेकिन जो हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में संजय मयूख हुआ करते थे, मीडिया सेल के सह प्रभारी होते थे, 2 ही लोग होते थे, अनिल बलूनी और संजय मयूख। बलूनी साहब बहुत ज्यादा वो डे टू डे फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनको हिरन भाई जोशी के साथ मिलकर संपादकों को कंट्रोल करने में ज्यादा मजा आता था। संजय मयूख ही मीडिया टीम को ज्यादा संभालते थे, उनकी छुट्टी हो गई। बिहार को तो इस पूरी लिस्ट में लगता है कि जैसे इग्नोर कर दिया गया, अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद बिहार की यह हालत। देखिए, हमेशा ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस नेता को कहिए, जिस पार्टी के नेता को कहिए, अब वो कहेंगे कि बिहार का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया है, तो ये तो बिहार की ही टीम है, पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम है, नितिन नवीन की टीम है, इसमें आप क्या बिहारी खोज रहे हैं। लेकिन जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, तब भी बड़ी मुश्किल से एक सचिव या एक कोई प्रकोष्ठ में जगह मिलती थी बिहार के नेताओं को, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। मतलब पिछले 10-12 साल में, पहले तो रहे हैं लोग, पहले तो रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, ये सब बड़े पदों पर रहते थे। शाहनवाज हुसैन चुनाव समिति के सदस्य होते थे, रूडी और शाहनवाज प्रवक्ता होते थे, रविशंकर प्रसाद भी प्रवक्ता होते थे, तमाम मंत्री होते थे बिहार से। लेकिन अब नहीं, अब ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। हर नेता कहेगा बिहार के लोगों को राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है, बड़ी राजनीति समझते हैं, बारीकी से राजनीति समझते हैं, किसी को राजनीति सिखा देंगे, लेकिन राजनीतिक काम में उनको कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। जैसे ऐसे ही कहा जाता है कि बड़े काबिल लोग होते हैं, सब जगह आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईआईटी करते हैं, आईआईएम करते हैं, लेकिन सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो ये पता नहीं ये किस तरह की धारणा है कि है बहुत काबिल लोग, लेकिन काबिलियत वाला काम उनको नहीं दिया जाएगा। तो वहीं अभी इसमें भी दिख रहा है। अभी सिद्धार्थ शंभू जो है बिहार से हैं, हमको लगता है कि, और ये संभवतः चंपारण जिले से ही हैं, जो हमारा जिला है वहीं से, पूर्वी या पश्चिमी चंपारण से है कोई, लेकिन ये कोई बड़ी भारी संगठन के आदमी नहीं है।
तो लेकिन अब हो गया, अब उनका कुछ किसी न किसी, अब कह रहे हैं कि ऋतुराज सिन्हा को आपने सह संयोजक एक सेल का बना दिया। ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय महामंत्री होना डिजर्व करते हैं। वो जितनी मेहनत करते हैं, जैसा आउटलुक है उनका, जितनी समझ है उनको, वो राष्ट्रीय महामंत्री बनना डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको नहीं बनाना है, सचिव भी नहीं बनाना है उनको। एक जगह डाल देना है किसी ऐसी जगह पर जहां उनको एक ये भी रहे कि एक जिम्मेदारी भी दी गई है। यहाँ प्रकोष्ठों की कोई भूमिका नहीं रह गई किसी प्रकोष्ठ की। एक समय नितिन गडकरी के समय आखिरी समय था जब जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ होते थे उनका एक महत्व होता था, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये एक बिहार की अनदेखी पहले भी होती रही है, अभी भी हुई है। अब ये हमारा खाली ये कहना है, हमको इसमें कुछ बुरा नहीं लग रहा है। आप कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कहना लोगों को बंद कर देना चाहिए। नेता ये चिढ़ाने जैसी बात होती है कि बिहार के लोग बहुत राजनीति समझते हैं और बिहार के लोग बहुत काबिल होते हैं। जब कोई काबिलियत वाला काम आपको नहीं देना है और कोई राजनीतिक पद उनको नहीं देना है तो फिर ठीक है, ये सब कहना भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिहार के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति बदलने को लेकर अजीत जी ने तमाम तथ्यों के साथ हमें अवगत करा दिया। अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके आप अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष।